हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तक वितान के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसका की अर्थ है शादी की 25वीं सालगिरह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाएंगे। शादी की 25वीं सालगिरह अर्थात सिल्वर वेडिंग श्री मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी हुई एक लंबी किंतु मध्यम वर्गीय परिवार की वस्तु स्थिति से अवगत कराती हुई रोचक कहानी है। सबसे पहले हम कहानी के प्रमुख पात्रों पर एक नज़र डालते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र वाई.डी. पंत अर्थात यशोधर बाबू हैं। साथ ही कहानी के दूसरे मुख्य हर बात में करते हैं। कहानी के अन्य पात्र हैं यशोधर बाबू के 4 बच्चे, पत्नी एवं ऑफिस के कर्मचारी। यह पूरी कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार अर्थात यशोधर बाबू के परिवार के आसपास घूमती है। यशोधर बाबू के नए एवं पुराने के बीच के द्वंद्व और पीढ़ियों के अंतराल अर्थात जनरेशन गैप को प्रदर्शित करती है। कहानी का प्रारंभ यशोधर बाबू के ऑफिस से होता है। यशोधर बाबू कड़ी मेहनत करने वाले समय के पाबंद व्यक्ति हैं, जो ऑफिस में कर्मचारियों से भी कड़ी मेहनत और समय की पाबंदी का पालन चाहते हैं। ऑफिस में कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार दिन भर शुष्क रहता है, किंतु घर जाते समय दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की परंपरा उन्हें कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदास से ही मिली है। यशोधर बाबू को नए जमाने के बच्चों का पहनावा समहाउ इम्प्रॉपर अर्थात कुछ अनुचित सा लगता है, और यह भी यशोधर बाबू पर किशनदा का ही प्रभाव है। किशनदा अर्थात कृष्णानंद पांडे, इनको ही यशोधर बाबू अपना सब कुछ मानते हैं। किशनदा ने ही रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से मैट्रिक पास यशोधर बाबू को नौकरी दिलवाने में मदद की और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन किया था। कहानी आगे बढ़ती है और बातों बातों में ऑफिस के कर्मचारी यह जान लेते हैं कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है और वे उनसे पार्टी की मांग करते हैं। यशोधर बाबू उन्हें पार्टी के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं होते। अपने माँ की परंपरा के विरुद्ध है और यह परंपरा उन्होंने किशनदास से पाई है। दफ्तर से लौटते हुए वे रोज बिरला मंदिर जाते हैं। बिरला मंदिर जाना और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनना उनकी दिनचर्या में शामिल है। उनकी पत्नी एवं बच्चे उनकी इस आदत को पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि बब्बा, आप अभी कौन से बूढ़े हो गए हैं जो इस तरह से रोज मंदिर आना जाना करते हैं। पर यशोधर बाबू उनकी परवाह न कर अपने मन की करते हैं और यह परंपरा भी उन्हें किशनदास से ही मिली है। यशोधर बाबू का अपने घर के सदस्यों से विभिन्न बातों को लेकर मतभेद भी इसका मुख्य कारण है कि वे अपना समय व्यतीत करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर प्रवचन सुनते हैं। यशोधर बाबू का प्रगति के नाम पर ऊंची ऊंची इमारतों का बनना सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वे मंदिर जाते समय बहुत सी कॉलोनी को देखते हैं, किशनदा के मकान को देखते हैं कि जहां उन मकानों को हटाकर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं। इस तरीके से प्रगति का ये दौर उन्हें कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। और अगर अब हम उनके परिवार की तरफ नज़र डालें तो यशोधर बाबू का बड़ा लड़का प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है और अपने पुत्र की यह नौकरी, जो कि साधारण सी नौकरी है किंतु असाधारण वेतन देती है, यह नौकरी उनकी कुछ समझ में नहीं आती। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र नहीं है, किंतु मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना दिया है। उनका आधुनिका की तरह आचार व्यवहार यशोधर बाबू को कुछ अनुचित लगता है।
यशोधर बाबू के दिमाग में पूरी कहानी में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें किसनदा की तरह ही घर गृहस्थी का बवाल नहीं पालना था, किंतु दूसरे ही पल उन्हें यह पता चलता है कि किसनदा की मृत्यु हो चुकी है, और जब वे किसी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि पता नहीं उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस तरह कहानी फिर नए एवं पुराने के बीच द्वंद्व और जनरेशन गैप को दर्शाती हुई आगे बढ़ती है। अपने बच्चों का उद्दंड व्यवहार, उनके सिद्धांतों का सम्मान न करना कई बार उन्हें दुखी करता है, और कई बार वे सोचते हैं कि उम्र के साथ उनके बच्चों की भी समझ बढ़ जाएगी। वे चाहते हैं कि बच्चे उनका आदर करें, हर बात में उनसे सलाह लें, किंतु बच्चों का यह कहना कि बब्बा जिस बारे में आप जानते नहीं उस बारे में आपसे क्या पूछना, उन्हें कई बार बुरा लग जाता है। यशोधर बाबू अंत में जब सब्जी लेकर घर पहुंचते हैं तो वहां उनके बड़े बेटे के द्वारा उनकी सरप्राइज सिल्वर वेडिंग पार्टी की जा रही है। पार्टी का आयोजन उसने अपने बॉस और रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए किया है। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। नए जमाने के तरीके, केक काटना, नृत्य करना, उपहार लेना आदि सब अजीब लगते हैं। वे बच्चों के आग्रह पर केक तो काटते हैं पर खाते नहीं, और अंत में वे संध्या पूजा पर बैठ जाते हैं, किंतु पूजा में उनका मन नहीं लगता, और उनके दिमाग में बार बार एक बात चलती रहती है कि यशोधर करेंगे उनके बीवी बच्चों के व्यवहार के विषय में उनका रवैया क्या होना चाहिए, किंतु इसका कोई समाधान उन्हें नहीं मिलता। कहानी के अंत में उनके बच्चे उन्हें उपहार देते हैं, ड्रेसिंग गाउन, और उनका बड़ा बेटा कहता है कि सुबह दूध लेने ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाया करें। बड़े बेटे की यह बात उन्हें चुभ गई कि बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि मैं दूध ला दिया करूँगा। और किसनदा फिर उनकी यादों में आ जाते हैं जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। इस तरह नए और पुराने के द्वंद्व तथा पीढ़ी के अंतराल को दर्शाती हुई यह कहानी समाप्त होती है, और आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और इसके अगले अंश में हम इस कहानी के कुछ प्रमुख अंशों का वाचन करेंगे। बहुत